हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 3 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फेसबुक किस कंपनी के साथ मिलकर यूएस से सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए 2 सब सी केबल्स बिछा रहा है? तो फेसबुक गूगल के साथ मिलकर अमेरिका से सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए 2 सब सी केबल बिछा रहा है। ये देख लीजिए, रिसेंटली फेसबुक ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है ताकि अमेरिका यानी यूएस से सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए 2 सब सी केबल्स बिछाए जा सकें। फेसबुक की प्लानिंग है कि 2 नए सब सी केबल्स बिछाए हैं। एक का नाम है इको, दूसरे का नाम है बायफ्रॉस्ट। बायफ्रॉस्ट जिन्होंने मूवी देखी होगी थॉर, उसमें बायफ्रॉस्ट दिखाया गया है। तो 2 ये सब सी केबल है, इको और बायफ्रॉस्ट, जिनके लिए फेसबुक ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। लेकिन गूगल का कहना है कि वो सिर्फ इको में ही इन्वेस्ट करेगा, बाकी सेकंड में यानी बायफ्रॉस्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। बात करते हैं गूगल की। 1998 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। फाउंडर कौन थे? लैरी पेज। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कंट्री में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। आपको बताना है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है। तो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है जिसने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। बॉन्ड तो कई सारी मतलब कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी किए, लेकिन गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। टोटल 150 करोड़ का ये बॉन्ड है, जिसके तहत 250 करोड़ के प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट दिया जाएगा। लगभग 240 करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है जिसके द्वारा कोई ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, वरना किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अभी तक कोई भी ग्रीन बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। गाजियाबाद कहाँ का है? यूपी का है। यूपी में गाजियाबाद सेकंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया है आफ्टर लखनऊ, जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में स्थापना हुई थी। चेयरमैन है विक्रमजीत सेन। एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पुणे यानी महाराष्ट्र में एक नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी किस पेमेंट सिस्टम द्वारा सेटअप की गई है? तो पेटीएम पेमेंट ने, किसने? पेटीएम पेमेंट ने पुणे महाराष्ट्र में एक नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप की है। ये देख लीजिए, पेटीएम में जितने भी इक्विटी, म्यूचुअल फंड या फिर डिजिटल गोल्ड से रिलेटेड सेक्टर हैं, उसमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में एक नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी स्थापित की है। पेटीएम का प्लान है कि 250 इंजीनियर्स और डाटा साइंटिस्ट को इसमें जॉब प्रोवाइड करना। साथ ही साथ पेटीएम चाहता है कि पेटीएम मनी लगभग 10 मिलियन इसके यूज़र हो जाएं और 2021 के फिनेंशियल ईयर में कम से कम 75 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो पेटीएम मनी के द्वारा। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है लगभग, वहाँ पर पेटीएम द्वारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी स्थापित की गई है। पेटीएम की बात करें, 2009 में स्थापना हुई थी। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है यूपी। फाउंडर और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। कुछ समय पहले ही पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? वरुण श्रीधर। तो इतना याद रखिएगा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी क्या है? 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप कंसोर्टियम इसने पहली बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 को ऑर्गेनाइज किया है किस कंट्री में? तो होप कंसोर्टियम इसने यूएई के अबू धाबी में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 को होस्ट किया है। ये देख लीजिए, 2021 के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट पहली बार होप कंसोर्टियम द्वारा होस्ट की गई है। कहाँ पर? अबू धाबी, यूएई में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसका फोकस क्या था? फोकस ऑन एशिया वैक्सीन प्रोडक्शन था। देखिए, होप कंसोर्टियम अबू धाबी का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उसका इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले ही अबू धाबी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो होप कंसोर्टियम ने पहली बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट ऑर्गेनाइज की है अबू धाबी में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। थीम बहुत लंबा है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यूएई की बात करें तो कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। वर्ल्ड का हाईएस्ट स्विंग यानी सबसे ऊंचा झूला कहाँ बन रहा है? अबू धाबी में बन रहा है। अबू धाबी या दुबई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन यूएई में बन रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर अमेजॉन और वीज़ा की पार्टनरशिप से एक रिटेल पेमेंट एंटिटी बनाई जा रही है?
तो ICICI बैंक एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक रिटेल पेमेंट एंटिटी बना रहा है। जैसे आपका NPCI है ना, सेम वैसे ही रिटेल पेमेंट एंटिटी होगी। इसमें अमेजॉन और वीज़ा भी सपोर्ट करेंगे। ये देख लीजिए, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक अमेजॉन और वीज़ा कार्ड के साथ मिलकर एक रिटेल पेमेंट एंटिटी बनाएंगे, जो कि NPCI का ऑप्शन होगा। अभी किसी भी बैंक को अगर पेमेंट ट्रांजेक्शन करना होता है तो NPCI से लाइसेंस लेना ही पड़ता है एक तरह के, या फिर अप्रूवल लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई रिटेल पेमेंट एंटिटी बन जाएगी और तो हर बार NPCI के सामने नहीं जाना पड़ेगा। ये जो नई रिटेल पेमेंट एंटिटी बनेगी ICICI और एक्सिस बैंक की, इसमें इन दोनों बैंक की पार्टनरशिप होगी 20% की, यानी कंबाइंड रूप से 40% की। बाकी ये 4 बॉडीज़ हैं, अमेजॉन, बिल्डेक्स, पाइन लैब्स और वीज़ा, इनकी 15% की पार्टनरशिप होगी, यानी 60% की। तो याद रखिएगा, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक पार्टनरशिप की है रिटेल पेमेंट एंटिटी बनाने के लिए, ताकि NPCI को रिप्लेस किया सके। NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD एंड CEO कौन है? दिलीप आसबे, और ये विश्व मोहन मोहपात्रा इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तरेस एयरफोर्स बेस किस कंट्री में स्थित है? बहुत चर्चा में है, याद रखिएगा। इस्तरेस एयरफोर्स बेस ये फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो इंडिया के लिए चौथा बैच आया है राफेल फाइटर जेट्स का, इसमें 3 आए हैं आपके राफेल फाइटर जेट्स, वो फ्रांस के इस्तरेस एयरफोर्स बेस से ही उड़ान भरी है उन्होंने। तो इस्तरेस एयरफोर्स बेस कहाँ है? फ्रांस में है, जहाँ से राफेल के चौथे बैच ने उड़ान भरी है। बीच रास्ते में इसकी एयर फ्यूलिंग की गई है। कहाँ पे? UAE में की गई है। ये इस्तरेस एयरफोर्स बेस से इंडिया के कौन से एयरफोर्स बेस पे आएंगे? जामनगर एयरबेस पे आएंगे। अभी तक इंडिया में 3 बैच पहले ही आ चुके हैं राफेल के, जिसमें आपका पहले में 5 आए थे, फिर +3 हो गए, +3 हो गए, अब 3 और आ रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया में लगभग 14 राफेल फाइटर जेट्स हो जाएंगे। राफेल आपको पता ही है, दसॉल्ट एविएशन इसको बना रही है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। तो इंडिया राफेल को फ्रांस से इंपोर्ट कर रहा है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, राफेल में कौन सी मिसाइल लगाई गई है? तो हैमर मिसाइल इसको लगाया गया है। ब्रह्मोस पे मत टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होती है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरे ख्याल से नचिकेत मौर्य कमेटी की सिफारिश पे बनाई गई थी। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको सेटअप करने के लिए 200 करोड़ की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। कितनी? 200 करोड़ की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने एन स्टोर के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं देश में, उनको डिजिटाइज किया सके। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने एन स्टोर के साथ पार्टनरशिप की है। किसको डिजिटाइज करने के लिए? ऑफलाइन रिटेलर्स और स्मॉल बिजनेसेस को एक तरह से डिजिटाइज करने के लिए। इसमें क्या होगा? एक एन लिंक्स नाम का मोबाइल ऐप बनाया जाएगा और जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनको दिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन तरीके से ट्रांजेक्शन किया जा सके। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एन स्टोर पार्टनरशिप की है डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, 2017 में स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर एंड CEO समित घोष ही हैं, याद रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी एक्ट 2013 के तहत इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और जो RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके सेक्शन 22 के तहत इनको लाइसेंस दिया जाता है RBI द्वारा। मिनिमम पेड अप कैपिटल इनकी होनी चाहिए 200 करोड़, इतना याद रखिएगा, और सेक्शन 22 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा पोर्ट जो कि सूरत में है, और दीव, दमन दीव, याद रखिएगा। सूरत के हजीरा पोर्ट से दीव के लिए क्रूज सर्विस रिसेंटली किसने हरी झंडी दिखाई उसको? तो सूरत के हजीरा पोर्ट से दीव के लिए क्रूज सर्विस को हरी झंडी दिखाई है मनसुख मांडव्य जी। मनसुख मांडव्य जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर शिपिंग मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इसके? नितिन गडकरी, इतना याद रखिएगा। मनसुख मांडव्य जी ने सूरत के हजीरा पोर्ट और दीव के बीच में क्रूज सर्विस को हरी झंडी दिखा दी है। 2014 से लेकर 2020 तक इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हैं वहाँ पर लगभग 139 क्रूज सर्विसेज रन की जा रही हैं, और लगभग 450 रिक्वायर्ड हैं। तो धीरे धीरे करके बढ़ ही रही हैं ये। इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि कुछ समय में 6 इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल्स जो है स्थापित किया है। ये जो नई क्रूज सर्विस है, इसमें 300 पैसेंजर्स एक बार में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सूरत के हजीरा पोर्ट आपसे पूछ सकते हैं, गुजरात के सूरत में है। यहाँ से दीव के लिए नई क्रूज सर्विस किसने लॉन्च की है? मनसुख मांडव्य जी ने।
नवंबर 2020 में पीएम मोदी ने हजीरा घोघा रोपैक सर्विस को भी लॉन्च किया था। तो रोरो फेरी सर्विस ये थी जो पीएम मोदी ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बोली, ये एक बायो हेरिटेज साइट है, किस शहर में नहीं किस स्टेट में लोकेटेड है? तो अम्बोली महाराष्ट्र में लोकेटेड है। चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अम्बोली को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। अम्बोली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है जो कि वेस्टर्न घाट में पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट ने अम्बोली को ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेस की कई सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से एक है आपकी सीशुत्रा, जो आप पढ़ लीजिएगा। ये जो मछली है ये बताती है कि ऑक्सीजन कितनी है किसी भी एक्वा बॉडी में या फिर कहीं वाटर में, ऑक्सीजन की मात्रा को डिनोट करती है मछली। तो इस तरह से अम्बोली जो है महाराष्ट्र में रिसेंटली एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है जो कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मैप में महाराष्ट्र। कोरोना के 55,000 केसेस आ चुके हैं, 57,000 भी एक बार आ चुके हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यह क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको पोस्टुमसली भारत रत्न दिया गया था। आपको पता है कब दिया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1990 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनकी 130वीं बर्थ एनिवर्सरी इस बार सेलिब्रेट की जानी है 14 अप्रैल 2021 को 2021 को। तो लॉकडाउन के दौरान इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पितामह फादर कहे जाते हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथ ही साथ जो प्रारूप कमेटी थी उसके हेड भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस बार 14 अप्रैल जो होगा उसको पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1912 में इन्होंने डिग्री ली थी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस की। 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर के मऊ में हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा फिनेंशियल ईयर 2020 के फर्स्ट हाफ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट है वो कितनी फिक्स कर दी गई है? तो आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को फर्स्ट हाफ के लिए तय किया गया है 1.2 लाख करोड़। ये देख लीजिए, आरबीआई द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जो फर्स्ट हाफ है इस फिनेंशियल ईयर का उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 1.2 लाख करोड़ तक का ले सकती है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत। ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं? एकदम से खर्चा, मतलब एकदम से पैसे कम हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। ये देख लीजिए, रिसिप्ट और पेमेंट में अगर थोड़ा सा मिसमैच आ जाए और गवर्नमेंट को इंस्टेंटली ज़रूरत हो कि आज मुझे 10 रुपये चाहिए तो वो आरबीआई से ले सकता है। सीरियसली मत समझिएगा, 10 रुपये कभी नहीं मांगता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या करता है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनको भी लोन देता है। तो इस बार फर्स्ट 6 मंथ के लिए 1.2 लाख करोड़ की लिमिट तय की है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसकी रेट क्या होती है? जो रेपो रेट चल रही होती है वही इसकी रेट होती है, इंटरेस्ट रेट। हालांकि अगर आप 1.2 लाख करोड़ से ऊपर लेंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? 4%। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस का इंटरेस्ट रेट भी यही हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर लेंगे आप तो 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आरबीआई की बात करें 1935 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर कौन है इस समय? 25th शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है, कितना हुआ है? 1,23,902 करोड़। आपको पता ना इसमें से सीजीएसटी कितना आया है? तो सीजीएसटी आया है 22,973 करोड़। याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछेंगे क्योंकि हर बार ये जीएसटी तो पूछ ही लेते हैं। अब टाइम आ गया है कि उसके अंदर के जो कलेक्शन होते हैं उनको पूछा जाए। ये देख लीजिए, रिसेंटली मार्च 2021 में अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1,23,902 करोड़। इसमें से सीजीएसटी आया है आपका 22,973 करोड़, एसजीएसटी आया है 29,329 करोड़, आईजीएसटी आया है आपका 62,842 करोड़ और सेस कितना आया है? 8,757 करोड़। एग्जाम में आपसे यही पूछ सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सारे जीएसटी कलेक्शन को बनाइए। तो सबसे ज़्यादा आईजीएसटी आया है, फिर आया है आपका एसजीएसटी, फिर आया है सीजीएसटी और फिर आया है सेस। तो याद रखिएगा, मार्च 2021 में अब तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1,23,902 करोड़। जुलाई 2017 में जीएसटी एक्ट पास हुआ था, संविधान में
तो अमेंडमेंट किया गया था 101वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत आर्टिकल 279A ऐड किया गया था। जीएसटी में टोटल 5 डिफरेंट स्लैब्स हैं, 0, 5, 12, 18 एंड 28। जो डायमंड्स होते हैं या फिर गोल्ड होता है उन पर 3% जीएसटी लगता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में नए एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में नए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उर्जित पटेल। कौन? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल 24th आरबीआई गवर्नर थे। रिसेंटली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में इनको 5 वर्षों के लिए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का रूल है कि वो एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है 5 वर्षों के लिए। तो नए बने हैं उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के 24th गवर्नर रह चुके हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की बात करें 1892 में स्थापना हुई थी, काफ़ी पुरानी कंपनी है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, सीईओ है वरुण बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा रिसेंटली एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। आरबीआई द्वारा बोल रहा हूँ मैं, डीआरडीओ द्वारा रिसेंटली एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। आपको पता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है डीआरडीओ को और डीआरडीओ की लैब को, जो कि कानपुर में है। दोनों को बधाई दी है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का वेट कितना है? 9 kg। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को चंडीगढ़ की डीआरडीओ लैब में टेस्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा रिसेंटली लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है जो 9 kg का है। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बुक लिखी गई है सुपारी पलना डॉक्टर शैलेंद्र जोशी द्वारा। आपको पता है इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इन्होंने सुपारी पलना बुक को रिलीज़ किया है, जो कि लिखी गई है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। एक तरह से ये जो सुपारी पलना बुक है ये ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में बुक लिखी गई थी इको टी कॉलिंग टुवार्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट। इस बुक को लिखा था श्री एस के जोशी, यानी शैलेंद्र कुमार जोशी। उसी का तेलुगु वर्जन है ये सुपारी पलना। तो याद रखिएगा, इको टी कॉलिंग बुक का तेलुगु वर्जन है सुपारी पलना, जिसको लिखा था डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। सेम है, आप देख लीजिएगा। हालांकि इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो यहाँ देख लीजिए, श्री अन्नवरप्पू ब्रह्महा, इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया है। रिलीज़ किसने किया है इस बुक को? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न कमांड, रिसेंटली इसके चीफ ऑफ स्टाफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो वेस्टर्न कमांड, इसके चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट हुए हैं मजिंदर सिंह। ये देख लीजिए, ये हैं मजिंदर सिंह, रिसेंटली वेस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं, यानी वेस्टर्न कमांड के हेड अपॉइंट किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह 1986 बैच में कमीशन हुए थे मद्रास में, काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे और रिसेंटली इनको जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेड अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह, नाम याद रखिएगा। इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं। 1895 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडिया में इस समय 28th आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। और कुछ समय पहले ही इंडिया और यूएस के बीच में 11th एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ है वज्र प्रहार एक्सरसाइज का। कहाँ पे हुआ है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।